नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न है जिसमें हमें एक निश्चित सेट में कुछ संख्याएं दी हुई है, 3 संख्याएं दी हुई है। ये संख्याएं आपस में एक लॉजिक को, एक रीजनिंग को फॉलो कर रही हैं। हमको ऑप्शंस में से एक संख्याओं का ऐसा सेट ढूंढना है जो इसी प्रकार की रीजनिंग को फॉलो कर रहा हो, जिसमें वही रीजनिंग हो जो इन 3 संख्याओं में हो। तो आइए शुरू करते हैं। संख्याएं हमें सेट में दी हुई संख्याएं कौन कौन सी है? 8, फिर दिया हुआ है 56 और फिर दिया हुआ है 72। तो अगर हम देखें ये वाली जो संख्याएं हैं, एकदम से एक छोटी संख्या दी हुई है, उसके बाद फिर बड़ी संख्याएं दी हुई हैं, तो हमें मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर या क्यूब्स की ट्रिक से हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो अगर 8 से हमको 56 लाना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये 8 के पहाड़े में आता है, 8 में अगर 7 का गुणा कर दें तो 56 मिलता है। और इसी प्रकार 8 में अगर हम 9 का गुणा कर दें, 8 नमा की 72, तो हमको 72 मिलता है। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है? पहली संख्या में 7 का गुणा करने पे हमें दूसरी संख्या मिल रही है, और पहली संख्या में 9 का गुणा करने पे हमें तीसरी संख्या मिल रही है। आइए बढ़ते हैं हमारे ऑप्शंस की ओर, देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या संख्या दी हुई है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 7 और 56 और 63। तो फिर 7 में अगर हम 7, 56 और 63, तो 7 में अगर हम 7 का गुणा करें तो क्या आता है? 49 आता है। लेकिन यहाँ पे 56 दिया हुआ है, तो फिर ऑप्शन 1 सही उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन 2 में बढ़ते हैं। ऑप्शन 2 में दिया हुआ 3, 15 और 24। तो 3 में 7 का गुणा करने पे 21 आता है, लेकिन यहाँ पे 15 दिया हुआ है। ऑप्शन तीसरे नंबर के ऑप्शन पे पढ़ते हैं, दूसरा भी नहीं होगा। तीसरे नंबर के ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 6, 42 और 54। तो 6 में अगर 7 का गुणा करें तो क्या मिलता है? 42। और 6 में अगर 9 का गुणा करें तो क्या मिलता है? 54। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा, जो पहली जो इन संख्याओं के लॉजिक को फॉलो कर रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है, जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। अब इस सीरीज को अगर हम गौर से देखें तो हम पाते हैं कि जो नंबर्स हैं इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। ये नंबर काफ़ी ज़्यादा बड़े क्रम से बड़े या छोटे नहीं हो रहे हैं, 1, 3, 6, 15। तो हमें मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड की बजाय हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन की ट्रिक से हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो आइए इन नंबर्स को देखते हैं। इसमें कैसा दिया हुआ है? 1, 3, 6, 10, 15, 21 और फिर 28 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो 1 से लेके 3 तक में कितना अंतर होता है? +2 करने पे 3 मिलता है। फिर 3 से लेके 6 +3 पे मिला। फिर 6 से लेके 4, 6 से लेके 10 +4 पे। फिर 10 से लेके 15 +5 पे। फिर 15 से लेके 21 +6 पे। तो कैसा लॉजिक चल रहा है? +2 +3 प्लस, संख्याओं के बीच में एक एक करके अंतर बढ़ते जा रहा है। 21 से लेके 27 +7 है। 21 से लेके 27 +7 है। अब 28 में अगर हम 8 जोड़ दें तो हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो 28 में अगर 8 जोड़ते हैं तो 36 आता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सवाल पसंद आया होगा। इसमें हमें यही लॉजिक लगाना रहता है कि जब भी संख्याओं के बीच में कम अंतर हो तो हमें प्लस या माइनस की ट्रिक से उत्तर मिल जाता है, और जब संख्याओं के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर हो, संख्याएं एकदम से बड़ी या एकदम से छोटी हो रही हो, तो हमें स्क्वायर या क्यूब या फिर मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक से हमारा उत्तर मिलता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें अंग्रेजी के लेटर्स की कुछ श्रृंखला दी हुई है, और उसमें हमें श्रृंखला में हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला संख्याओं का ये लेटर्स का समूह ज्ञात करना है। तो इसमें अगर हम देखें तो पहला समूह कौन सा दिया हुआ है? ए, बी, डी, सी। ये हम हल करें उससे पहले हमें ये जानना होगा कि अंग्रेजी की वर्णमाला जो होती है उसमें 26 लेटर होते हैं, और प्रत्येक लेटर का एक प्लेस वैल्यू होता है, ए बी सी डी ई, और इसी प्रकार से डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5। इसी प्रकार से डब्ल्यू की 23, एक्स की 24, वाई की 25 और जेड की 26। ये इनकी प्लेस वैल्यू होती है।
तो अब अगर हम इस श्रृंखला को देखें तो इसमें क्या है, ए की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4 और सी की प्लेस वैल्यू होती है 3। दूसरी जो श्रृंखला दी हुई है वो क्या है, जी एच जे आई, जी एच जे आई। तो जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, एच की होती है 8, जे की होती है 10 और आई की होती है 9। इसी प्रकार जो तीसरा लेटर्स का समूह दिया है उसमें क्या दिया हुआ है, एम एन पी ओ। एम की प्लेस वैल्यू है 13, एन की प्लेस वैल्यू है 14, पी की प्लेस वैल्यू है 16 और ओ की प्लेस वैल्यू है 15। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं, यहाँ दिया है 1, यहाँ दिया है 6, यहाँ दिया है 7 और यहाँ दिया है 13। तो इनके बीच में कितने का अंतर है, 6 का। यहाँ से यहाँ तक +6 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक +6 हुआ। दूसरे रो में देखें तो 2, 2 के बाद 8 और 8 के बाद 14, तो यहाँ पे भी +6 हुआ, यहाँ पे भी +6 हुआ। नीचे भी 4 से लेके 10 मतलब +6, 3 से लेके 9 मतलब +6 और इसी प्रकार 10 से लेके 16 मतलब +6 और 9 से लेके 15 मतलब +6। तो अगला जो लेटर्स का समूह आएगा उसमें भी यहाँ से 6 स्थान आगे के लेटर्स आएंगे। तो M 13 है तो 13 में अगर 6 जोड़ें तो क्या प्राप्त होता है, 19। 19 की प्लेस वैल्यू पे कौन सा लेटर होता है, S होता है। N 14 है, 14 में अगर 6 जोड़ें तो कितना होता है, यहाँ पे 6 जोड़ा हमने, यहाँ पे भी हमने 6 जोड़ा, 6 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है, यहाँ पे 20 प्राप्त होता है। और 20 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, T। 20 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 20 की प्लेस वैल्यू होती है 20 और 20 पे कौन सा लेटर आता है, T। फिर इसी प्रकार 6 यहाँ पे जोड़ा, 6 यहाँ पे जोड़ा तो कितना होता है, 16 और 6 22। वो 22 प्लेस वैल्यू पे कौन सा लेटर आता है, V। और O में अगर मतलब 15 में अगर 6 जोड़ें तो क्या होता है, 21 और 21 की प्लेस वैल्यू पे कौन सा लेटर आता है, U। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, STVU, STVU। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेन डायग्राम से संबंधित ये प्रश्न है जिसमें हमें कहा गया है, हमें 3 वर्ड दिए हुए हैं और इनके बीच में जो संबंध है वो हम किस वेन डायग्राम से दर्शा सकते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो टर्मरिक है, स्पाइस है और सिनेमन है। तो टर्मरिक हम जानते हैं हल्दी, स्पाइस मतलब मसाले और सिनेमन मतलब दालचीनी। तो ये टर्मरिक और हल्दी दोनों हमारे यहाँ पे यूज़ होने वाले मसाले हैं और स्पाइस मसाले को दर्शाता है, लेकिन ये टर्मरिक और सिनेमन दोनों मसालों के प्रकार हैं। तो अगर हम एक बड़ा सर्कल बना लें स्पाइस का जिसमें सभी प्रकार के मसाले आ सकते हैं, तो उसमें टर्मरिक मतलब हल्दी का एक सर्कल होगा और उसी प्रकार सिनेमन मतलब दालचीनी का एक सर्कल होगा। तो इसको इस प्रकार के वेन डायग्राम से दर्शाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है, निम्नलिखित आकृति में कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों को दर्शाती है जो कार्यरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक आकृति दी हुई है जिसमें अलग अलग प्रकार के शेप दिए हुए हैं। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जो एम्प्लॉयड को दिखाता है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है जो वुमेन्स को दिखाता है और एक सर्कल दिया हुआ है जो डॉक्टर्स को दिखाता है। इनमें जो नंबर्स हैं उसी के आधार पे हमको ये ज्ञात करना है कि महिला डॉक्टर कौन सी हैं जो कार्यरत नहीं है। तो महिलाओं के लिए कौन सा शेप दिया हुआ है, महिलाओं के लिए दिया हुआ है हमें ये ट्राइंगल। ये ट्राइंगल में जितने भी अंक दिए हुए हैं वो महिलाओं को दर्शाते हैं, महिला डॉक्टरों को। अब ये महिलाओं के बाद अब डॉक्टर्स जो हैं, महिला डॉक्टर कौन है, डॉक्टर्स के लिए क्या है, ये सर्कल है, ये सर्कल है। तो अगर हमसे पूछें कि महिला ऐसी कितनी महिलाएं जो डॉक्टर हैं,
तो ये जो इन दोनों का ओवरलैपिंग वाला हिस्सा है, इस सर्कल का और इस ट्राइंगल का, वो महिला डॉक्टर्स हैं। कौन सा है वो? 2 और 7। 2 और 7। अब आगे क्या पूछा गया है? महिला डॉक्टर जो कार्यरत नहीं है। तो अब ये वाला जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या दर्शाता है? जो एम्प्लॉयड है, कार्यरत है, उनको दर्शाता है। तो इसके बाहर जो भी संख्या आ रही है वो उन व्यक्तियों की हो जाएगी, उन महिलाओं की हो जाएगी, जो महिला डॉक्टरों की हो जाएगी जो कार्यरत नहीं है। तो इन तीनों का जो ओवरलैपिंग वाला हिस्सा था वो क्या दिखाता था? वो ये दिखाता था महिलाएं हैं, डॉक्टर्स हैं और एम्प्लॉयड है। कौन सा हिस्सा है वो? ये वाला, ये वाला हिस्सा है। और इसके बाहर जो महिलाएं हैं वो डॉक्टर्स तो हैं लेकिन एम्प्लॉयड नहीं है। तो ऑप्शन ये 7 हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिलेशनशिप से संबंधित ये प्रश्न है जिसमें हमसे कहा गया है राजीव अरुण का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अरुण सोनिया का पुत्र है, राजीव सुनील से किस प्रकार संबंधित है, ये हमको ज्ञात करना है। हमसे कहा गया है राजीव अरुण का भाई है। तो हम यहाँ पे ये राजीव के लिए ये बॉक्स बना देते हैं। ये राजीव है, मेल जेंडर है इसलिए प्लस साइन, और इसका भाई कौन है? अरुण है, उसके लिए एक ये बॉक्स बना देते हैं। ये हो गया अरुण, ये भी मेल जेंडर है इसलिए प्लस साइन। ये दोनों आपस में भाई हैं। अब आगे क्या कहा गया है? सोनिया सुनील की बहन है। सोनिया और सुनील भाई बहन है, तो मान लेते हैं ये सोनिया है। सोनिया फीमेल जेंडर है इसलिए माइनस का साइन, और इसका भाई कौन है? इसका भाई है सुनील। अब हमसे कहा गया है आगे, ये सुनील मेल जेंडर है इसलिए प्लस का साइन। आगे क्या कहा गया है? अरुण सोनिया का पुत्र है। तो अरुण जो यहाँ पे है वो किसका पुत्र है? ये भाई बहन हो गए आपस में, ऊपर वाले भाई बहन। अब अरुण सोनिया का पुत्र है तो ये हो गया पुत्र। और अब हमसे पूछा गया है राजीव सुनील से किस प्रकार संबंधित है। तो राजीव और सुनील, ये जो डॉटेड लाइन वाला मैं बता रहा हूँ, इनका आपस में क्या संबंध है ये ज्ञात करना है। तो सोनिया का पुत्र अरुण है और अरुण और राजीव भाई है, तो ये राजीव भी सोनिया का पुत्र ही हुआ। और अब सोनिया का पुत्र जो राजीव है उसका सोनिया के भाई से क्या संबंध है? मतलब ये इसका सुनील राजीव का मामा हुआ, तो राजीव सुनील का भांजा होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। ये दोनों भाई हैं, हमने देखा अरुण और राजीव भाई हैं। इनकी मम्मी जो है वो सोनिया है, इनकी मम्मी सोनिया है, और सोनिया का भाई है सुनील, तो ये इनका मामा होगा। तो ये दोनों सुनील के भांजे हैं। ऑप्शन नंबर 4। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान है और एक अलग है। 4 अंग्रेजी के वर्ड दिए हुए हैं जो 3 एक समान हैं, जो एक किसी लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं, और एक उनमें से अलग है। वो जो अलग है वही हमें हमारा उत्तर है, हमको वो ज्ञात करना है। तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स दिए हुए हैं आइए देखते हैं। हैट्रेड, जीलसी, एनवी और एम्पैथी। तो शुरू के 3 जो शब्द हैं वो नकारात्मक भावनाओं को दर्शाते हैं। हेट्रेड मतलब घृणा या नफरत, घृणा करना। जिलसी मतलब जलन की भावना। एनवी मतलब ईर्ष्या, और एम्पैथी मतलब सहानुभूति। एम्पैथी मतलब सहानुभूति। तो ऊपर के 3 एक समान है जो नकारात्मक भावनाओं को दर्शाते हैं, और चौथे नंबर का शब्द जो है वो पॉजिटिव वाइब्रेशन से देता है, पॉजिटिविटी को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये इन बाकी के 3 शब्दों से भिन्न है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से एक नंबर सीरीज का सवाल दिया गया है हमें, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो हमसे क्या कौन कौन सी संख्याएं दी हुई हैं हमें? 80, 79, फिर दिया हुआ है 75, फिर दिया हुआ है 66, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद है 25। तो
अब ये संख्याएं फिर से हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा अंतर से बड़ी या छोटी नहीं हो रही है, काफ़ी कम अंतर है इनके बीच में। तो प्लस या माइनस की ट्रिक से हमें हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो अब अगर हम इनके अंतर को देखें तो इनका अंतर कितना है, 80 से लेके 69 का अंतर कितना है, 79 का अंतर है -1 का, फिर है 79 से 75 का -4 का, फिर 75 से 66 का है -9 का। तो अगर हम इस एक को ऐसा लिखें, ये एक का वर्ग है, -4 को हम कैसे लिख सकते हैं, -2 का वर्ग, और -9 को हम कैसे लिख सकते हैं, -3 का वर्ग। तो कैसा अंतर आ रहा है इन शब्दों के बीच में, जो एक के वर्ग का अंतर आया, फिर 2 के वर्ग का आया, फिर 3 के वर्ग का आया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर आएगा, 4 के वर्ग का अंतर आ जाएगा, -4 के वर्ग, तो ये कितना होता है 16, -16, तो 66 में से अगर 16 घटा देते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है, 50 प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार, और अगर यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5 का वर्ग मतलब 25, तो इन दोनों के बीच में 50 और 25 के बीच में 25 का अंतर है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, 50 आएगी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें इसमें कहा गया है कि एक विक्रेता ने यदि 360 रुपये में एक उत्पाद खरीदा और उसे 28% लाभ के साथ बेचा, तो उस विकल्प का चयन करें जो उत्पाद की अनुमानित बिक्री मूल्य को दर्शाता है। उसने 360 रुपये में खरीदा, 360 रुपये में खरीदा मतलब खरीदी मूल्य, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, वो कितना है 360 है। अब उसने उसे 28% लाभ के साथ बेच दिया, 28% लाभ के साथ बेच दिया मतलब कॉस्ट मूल्य मान लेते हैं कि ये है 100%, ये तो उसकी लागत हो गई, ये 100% है। अब उसने उसे लाभ के साथ बेचा मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस जो उसने उसका लाभ लिया वो भी, तो ये 100% तो उसका कॉस्ट प्राइस है, प्लस उसने कितना प्रॉफिट कमाया, उस पर कमाया 28% का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 128%, किसका, कॉस्ट प्राइस का। उसने 100 रुपये में तो सामान खरीदा मान लेते हैं, 28 रुपये के फायदे के साथ बेच दिया, वास्तविक कीमत कितनी 360 रुपये है। तो अब 360 का हमें 128% ज्ञात करना है, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 128% गुणित 360। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 128%, का चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, गुणित 360, बस एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा, ये कटता है 5 बार और ये कटता है 18 बार। तो बस इन दोनों को अब आगे हम हल करें तो ये होता है 128, ये होता है 128, 128 गुणित 18 बटे में 5, 5 से अगर हम इसको हल करने की कोशिश करें तो हमारे पास आता है ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि यदि ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिन में, बी और सी मिलकर 10 दिन में और सी और ए मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं, तो ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमसे कहा गया है ए और बी नाम के दो व्यक्ति किसी एक निश्चित कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी नाम के दो व्यक्ति उसी निश्चित कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, और सी और ए नाम के व्यक्ति उसी निश्चित कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी जो नंबर ऑफ डेज हैं उनका एलसीएम निकाल लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, इन तीनों का एलसीएम होगा 60, तो ये कितना हो गया, ये टोटल हमारा वर्क हो गया, ये टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब ए और बी मिलके 20 दिन में 60 यूनिट वर्क कार्य कंप्लीट कर लेते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, ए और बी मिलके 3 यूनिट कार्य करेंगे। इसी प्रकार बी और सी मिलके एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 6 यूनिट कार्य करेंगे, और सी और ए मिलके एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 5 यूनिट कार्य करेंगे। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो क्या मिलता है हमको, इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कैसे मिलेगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर 3 धन 6 धन 5, तो ये कितना हो जाता है 2 ए बी सी
बराबर 14 और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7। तो 7 यूनिट ये एक दिन में कार्य करेंगे अगर तीनों मिलके कार्य करें। कुल कार्य कितना है? कुल कार्य है 60 यूनिट। और अब अगर कितने दिनों में कार्य कर लेंगे, तो ये कितनी एफिशिएंसी इनकी 7 दिन की है, तो ये नंबर ऑफ डेज हो जाएगा। जब नंबर ऑफ डेज हो जाएगा जब ये तीनों मिलके इस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 7 में अगर 8 का इसको 8 से चले जाएगा 7×8 = 56, बाकी के बचे 4 और बटे में 7, 8 से ही 4/7। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।